हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सब अच्छे हो? देखो बेटा, यूनिट फर्स्ट अपनी ख़त्म हो चुकी है। आशा करते हैं आपने सब वीडियो देख ली होंगी, पूरी यूनिट 1 ख़त्म कर ली होगी। आज अपन यूनिट सेकंड चालू कर रहे हैं और यूनिट सेकंड में चैप्टर 3 से स्टार्ट होता है। चैप्टर का नाम है धारा विद्युत। अगर किसी की बुक में इधर उधर भी होते हैं तो आप तो चैप्टर का नाम देख लिया करो। धारा विद्युत चालू हो गया है तो आपकी बुक में धारा विद्युत जहाँ दिया हुआ है वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो आप। धारा विद्युत देखो बेटा, इसमें पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? क्या है? विद्युत धारा किसे कहते हैं? देखो, विद्युत धारा का जो सूत्र होता है बेटा, विद्युत धारा का फॉर्मूला, विद्युत धारा को अपन I से तो प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला होता है I बराबर Q अपॉन T। क्या होता है? I बराबर Q अपॉन T। I को तो बोलते हैं अपन धारा और Q को बोलते हैं आवेश। T फॉर टाइम, टाइम मतलब समय। मैंने बताया था आपको, किसी भी फॉर्मूले से किसी की बेटा परिभाषा सुनाते हैं तो नीचे वाली चीज़ को हमेशा एकांक मानते हैं। क्या मानते हैं? एकांक। तो अपन यहाँ t बराबर क्या मान लेंगे? 1। तो इसको अपन क्या पढ़ेंगे? एकांक समय। एक मतलब एकांक, t मतलब समय। तो यहीं से बेटा परिभाषा बन जाती है, किसी भी चालक के एकांक समय में आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित होती है, किसी भी चालक के एकांक समय में, क्या, किसी भी चालक के एकांक समय में आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित होती है उसे अपन विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है, ऐसा ही मात्रक वो एम्पियर होता है। तो परिभाषा सिंपल बेटा, कि किसी भी चालक के एकांक समय में आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित होती है उसे अपन विद्युत धारा कहते हैं। अब जैसे कोई भी चालक है तो किसी भी चालक के t समय पर, किसी भी चालक में स्मॉल t समय पर q आवेश प्रवाहित होता है। स्मॉल t समय पर क्या q आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें धारा का सूत्र निम्न होता है। तो फॉर्मूला बन जाता है I बराबर Q अपॉन T। बात बेटा समझ में आ रही है? अब जैसे इस वाले फॉर्मूले की सहायता से जैसे अपन विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं इसका, तो देखेंगे हम विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। विमीय सूत्र निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र के लिए मैंने आपको बेसिक एक टेबल बनवाई थी, इसमें बहुत सारे विमीय सूत्र आपको सिखाए गए थे। तो बेटा वो आपको पढ़ना पड़ेगी। चैप्टर 1 में शुरुआत में मैंने आपको सिखाई थी। देखो विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। I बराबर Q अपॉन T अपना फॉर्मूला। Q होता है अपना आवेश, तो Q का फॉर्मूला चैप्टर 1 में आपको याद हो गया होगा, AT होता है। T मतलब समय, समय का क्या होता है? T होता है। तो I बराबर Q, Q का क्या रखेंगे? AT, और T का क्या रखेंगे? T। ये T से T कैंसिल हो जाएगा तो I बराबर क्या बचेगा? केवल A। यानी बेटा कुल मिला के इसका विमीय सूत्र क्या आ गया? अपना A आ गया। समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको सिखाया। विद्युत धारा की परिभाषा भी सिखाई। किसी भी चालक में एकांक समय में आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित होती है उसे अपन विद्युत धारा कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके इसे I से प्रदर्शित करते हैं। धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। और पैराग्राफ चेंज करके ऐसा लिखेंगे, किसी चालक के स्मॉल t समय पर उसमें q आवेश की मात्रा प्रवाहित होती है तो धारा का मान निम्न होता है। ये लिख के दिखा देंगे, अर्थात I बराबर Q अपॉन T। विमीय सूत्र आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। ठीक बेटा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न को परिभाषित कीजिए। धारा घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, अर्धचालक, अतिचालक, ओमीय प्रपथ, अनओमीय प्रपथ। देखेंगे सबको। पहले अपन धारा घनत्व को देखते हैं। धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है बेटा J बराबर I अपॉन A। J बराबर I अपॉन A। और मैंने सिखाया है किसी भी फॉर्मूले से किसी की परिभाषा सुनाना है तो I को क्या बोलते हैं अपन? धारा। अभी समझाया था। A फॉर एरिया मतलब क्षेत्रफल। A बराबर 1 मान लो तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? एकांक क्षेत्रफल। अभी मैंने आपको समझाया था, किसी भी फॉर्मूले से किसी की परिभाषा सुनाते हैं तो नीचे की चीज़ को हमेशा एकांक मानते हैं। तो किसी भी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी भी चालक में एकांक क्षेत्रफल में जितनी धारा प्रवाहित होती है, किसी भी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर
जितनी भी धारा प्रवाहित होती है उसे अपन धारा घनत्व कहते हैं। इसे अपन J से प्रदर्शित करते हैं। आगे चलते हैं बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। देखो क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। जैसे कोई भी अपना चालक है और किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से प्रवाहित हो रहे हैं, नियत औसत वेग से, यानी कांस्टेंट वेग से प्रवाहित हो रहे हैं, यानी जितनी इनकी वेलोसिटी है सभी की कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल सबका एक ही मान रहेगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होता है, तो ऐसा लिखेंगे किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन, किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन, किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होते हैं। किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होते हैं। इस नियत औसत वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसे अपन VD से प्रदर्शित करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो VD से प्रदर्शित करते हैं। बेटा सबसे खासियत बात ये है, जैसे फिजिक्स बहुत टीचर पढ़ाते हैं, सब एक से एक अच्छी स्टाइलों से समझाते हैं, लेकिन मेरी फिजिक्स पढ़ाने में ख़ास बात ये है कि मेरी फिजिक्स स्टूडेंटों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि मैं बोर्ड पर जो समझाता हूँ, जिस स्टाइल से आंसर को समझाता हूँ, वही सेम टू सेम लैंग्वेज मेरी नोट्स में लिखी रहती है। मेरी ऐप पर जाके मेरी नोट्स खोलोगे तो जिस लैंग्वेज में मैं आपको आंसर को समझाता हूँ, सेम वही डिटो लैंग्वेज मेरी नोट्स में लिखी होती है। उसमें कहीं पर भी का की के चेंज भी नहीं होता बेटा। तो इसलिए जो आप मेरे से यहाँ समझते हो और नोट्स खोल के देखोगे तो सेम टू सेम वही लैंग्वेज लिखी रहती है नोट्स के अंदर भी। तो बच्चे को याद करने में मज़ा आता, लगता है सर ने जो पहले से समझाया था वो सब कुछ नोट्स के अंदर लिखा वो तो मैं पहले से याद है, तो उसमें फिर रटने की आवश्यकता नहीं होती। नहीं तो बेटा होता क्या है, टीचर बहुत अच्छी तरीके से समझाता है, बहुत किताबी भाषा की स्टाइल में समझाता है, लेकिन जब नोट्स खोल के देखते हैं तो हमें फिर रट्टा ही मानना पड़ता है, क्योंकि वो समझाया हुआ जो था वो कुछ अलग था और नोट्स में लिखा हुआ है वो अलग है, तो फिर हमें रट्टा ही मानना पड़ता है। इसलिए मैं फिजिक्स को बिल्कुल मैजिक के तरीके से पढ़ाता हूँ, किताब से बाहर ले जाके बेटा, कि मतलब आपको रटना ना पड़े। जिस स्टाइल में मैं समझा रहा हूँ वही लैंग्वेज आपको मेरे नोट्स में लिखी मिलेगी, तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। इसलिए स्टूडेंटों के लिए मेरी फिजिक्स बहुत हेल्पफुल होती है। बात बाकी संसार में कमियां ढूंढने वाले तो हैं ही, जो कमियां ढूंढते रहते हैं हमेशा बेटा, तो कमियों को नहीं देखना चाहिए, हमें केवल अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए कि टीचर ने जो हमें पढ़ाया है वो फर्स्ट क्लास तरीके से हमें याद हो रहा है क्या। बस अगर हमें याद हो रहा है तो हमारा फर्स्ट क्लास काम चल रहा है बेटा। मैं आपको कितना भी डीपली तरीके से समझा दूं, लेकिन आपको याद नहीं हो रहा है और नोट्स में कुछ अलग भाषा लिखी हुई है, तो मेरा समझाए हुए सब व्यर्थ बेकार है बेटा। इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूं, क्योंकि बच्चे उतना ही आजकल पढ़ रहे हैं जितना उन्हें ज़रूरत है। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट समझा दो बेटा, कि जैसा आंसर लिखा है वैसा पॉइंट टू पॉइंट समझा दो, तो बच्चे को मज़ा आता है पढ़ने में बेटा, है ना। नहीं तो फिर क्या है, फिजिक्स रट्टा मारते रहते हैं, भूलते रहते हैं, वो कभी भी समझ में नहीं आती। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग में आपको समझा रहा था, तो किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होते हैं। इस नियत औसत वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। अब चलते हैं बेटा अपन अर्धचालक पर। अर्धचालक को देखो, एक मज़ेदार तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। आप चालक को जानते होंगे और कुचालक को जानते होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने समझा भी था, पिछले चैप्टर में, चालक और कुचालक की परिभाषा है। कुचालक को विद्युत रोधी भी बोलते हैं बेटा। तो चालक और कुचालक के बीच के पदार्थ होते हैं जो अर्धचालक कहलाते हैं। चालक और कुचालकों के बीच के पदार्थ होते हैं जो अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल से समझें, देखो अपने संसार में भी 3 तरह के लोग हैं, नर, नारियां और बीच वाले भी लोग होते हैं, है ना, जिन्हें हम किन्नर बोलते हैं। तो हमारे संसार में भी 3 तरह के लोग हैं, नर, नारियां और बीच वाले, मतलब किन्नर वगैरह। तो जैसे संसार में 3 तरह के लोग हैं, वैसे हमारी फिजिक्स में भी 3 तरह के लोग हैं, है ना। क्या? चालक जिनमें करंट आता है, कुचालक जिनमें करंट नहीं आता है, अर्धचालक
करंट आ भी सकता है और नहीं भी, ये दोनों तरह से काम करते हैं अर्धचालक बेटा। ये बीच वाले पदार्थ होते हैं, नर नारी और बीच वाले लोग भी होते हैं, नर और नारी और बीच वाले लोग होते हैं। ऐसी फिजिक्स में चालक, कुचालक और बीच वाले लोग कौन होते हैं? अर्धचालक। इनमें करंट आता भी है और नहीं भी, दोनों काम करते हैं जी। तो अर्धचालक में ऐसा लिखते हैं बेटा परिभाषा में, अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता, अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों और कुचालकों के बीच होती है, जिनकी चालकता चालकों और कुचालकों के बीच होती है। इसका मतलब क्या कि टेम्परेचर बढ़ाने पर तो ये चालक की तरह काम करते हैं और टेम्परेचर डाउन कर देते हैं तो ये कुचालक की तरह कार्य करते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। अब देखो बेटा अतिचालक पदार्थ क्या होते हैं। अतिचालक पदार्थों की खोज सन 1911 में हुई थी, 1911 में, और नीदरलैंड के वैज्ञानिक ने की थी। नीदरलैंड के वैज्ञानिक का नाम था कैमरलिंग-ओन्स, कैमरलिंग-ओन्स। सन 1911 में नीदरलैंड के वैज्ञानिक कैमरलिंग-ओन्स ने इन पदार्थों की खोज की थी। तो आंसर यहीं से लिखा जाता है बेटा कि सन 1911 में नीदरलैंड के वैज्ञानिक कैमरलिंग-ओन्स ने इन पदार्थों की खोज की थी। अब बात आती है कि अतिचालक पदार्थ होते क्या हैं। अब क्या है बेटा कि अगर आपको यही मालूम नहीं चल पाएगा कि अतिचालक पदार्थ क्या होते हैं तो फिर यही है कि मैं चिल्लाता रहूँगा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा बेटा। तो अतिचालक पदार्थ मैं बताता हूँ आपको। पहले अतिचालक पदार्थ होते क्या हैं। अतिचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो बहुत कम ताप पर, अतिचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो बहुत कम ताप पर अपनी प्रतिरोधकता को खो देते हैं। यानी इनका जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनका प्रतिरोध तेज़ी से कम हो जाता है। इनका जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनका प्रतिरोध तेज़ी से कम हो जाता है। तो अतिचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो बहुत कम ताप पर अपनी प्रतिरोधकता को खो देते हैं। यानी इनको अपन थोड़ा सा भी टेम्परेचर देते हैं, इनका प्रतिरोध तेज़ी से कम हो जाता है। ऐसे पदार्थों को अपन अतिचालक पदार्थ कहते हैं। अब अतिचालक पदार्थों का उपयोग क्या होता है। अच्छा, अतिचालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे मरकरी होता है, हीलियम होता है, ये सब अतिचालक पदार्थ होते हैं। मरकरी है, हीलियम है, ये सब अतिचालक पदार्थ हैं। टिन है, ये सब अतिचालक पदार्थ हैं। ये बहुत कम ताप पर अपनी प्रतिरोध को तेज़ी से खो देते हैं। तो ऐसे पदार्थों का उपयोग विद्युत को बिना ऊर्जा नष्ट किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में होता है। ऐसे पदार्थों का उपयोग विद्युत को बिना ऊर्जा नष्ट किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में होता है। समझ में आया बेटा। तो अतिचालक पदार्थ में ऐसा ही लिखना है कि सन 1911 में नीदरलैंड के वैज्ञानिक कैमरलिंग-ओन्स ने अतिचालक पदार्थों की खोज की थी। अतिचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो बहुत कम ताप पर अपनी प्रतिरोधकता को खो देते हैं, जैसे कि टिन है, मरकरी है ना, ये सब अतिचालक पदार्थ हैं। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत को बिना ऊर्जा नष्ट किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में होता है। आगे चलते हैं बेटा। ये तो सिंपल सी परिभाषाएं। ओमीय परपथ क्या होता है, अनओमीय परपथ क्या होता है। देखो नाम से परिभाषा है। ओमीय परपथ वे परपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमीय परपथ कहलाते हैं। वे परपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमीय परपथ कहलाते हैं। सभी धातु चालक जो होते हैं वो हमेशा ओमीय परपथ का निर्माण करते हैं। नहीं, सभी धातु चालक ओमीय परपथ बनाते हैं। अनओमीय परपथ, देखो अन लगा हुआ है, तो वे परपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, वे परपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनओमीय परपथ कहलाते हैं।
इसमें ओमीय परपथ में धारा और विभव के बीच का अपन ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा में प्राप्त होता है, और अनओमीय परपथ में धारा और विभव के बीच का यानी धारा और वोल्टेज के बीच का ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त नहीं होता। तो नाम से ही बेटा परिभाषा है, वे परपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय परपथ कहलाते हैं। सभी धातु चालक ओमीय परपथ का निर्माण करते हैं। अनओमीय परपथ वे परपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनओमीय परपथ कहलाते हैं। ठीक बेटा, देखेंगे जरा अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं फटाफट से। हाँ, क्वेश्चन बेटा अगला अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अपना किरचॉफ के नियमों को समझाइए। किरचॉफ के नियमों को समझाइए। देखो किरचॉफ के क्या नियम है। सबसे पहली बात बेटा, किरचॉफ वैज्ञानिक ने दो नियम दिए थे। एक था अपना केसीएल नियम, यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, और अगला है अपना केवीएल नियम, ये अपना ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो वैज्ञानिक किरचॉफ ने बेटा दो नियम दिए थे, केसीएल नियम और केवीएल नियम। केसीएल नियम और केवीएल नियम। तो देखेंगे बेटा वैज्ञानिक किरचॉफ सन 1842 में आए थे। 1842 में वैज्ञानिक किरचॉफ की सहायता से बहुत से परपथ इस चैप्टर में बिल्कुल सिंपल और इजी हो गए और हमें आसानी हो गई उनको पढ़ने में बेटा। तो वैज्ञानिक किरचॉफ को धन्यवाद बोलना चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत से परपथों को बिल्कुल सरल कर दिया बेटा। तो वैज्ञानिक किरचॉफ ने किया क्या था, वैज्ञानिक किरचॉफ ने जो कठिन परपथ थे, जटिल यानी कठिन से कठिन परपथों को सुगम मतलब सरल। तो यहीं से बेटा परिभाषा है इनकी किरचॉफ वैज्ञानिक की, किरचॉफ के नियम की, कि सन 1842 में वैज्ञानिक किरचॉफ ने सन 1842 में क्या वैज्ञानिक, कौन से वैज्ञानिक थे, किरचॉफ, ये वैज्ञानिक का नाम है। सन 1842 में वैज्ञानिक किरचॉफ ने जटिल से जटिल परिपथों को सुगम बनाने के लिए दो नियमों का प्रतिपादन किया जिन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं। क्या बेटा, वैज्ञानिक किरचॉफ ने सन 1842 में वैज्ञानिक किरचॉफ ने जटिल से जटिल यानी कठिन से कठिन परपथों को सुगम बनाने के लिए दो नियम का प्रतिपादन किया था जिन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा ना, किरचॉफ के नियम क्या किया उन्होंने, कठिन से कठिन विद्युत परपथों को सरल बनाने के लिए दो नियमों का प्रतिपादन किया था जिन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं। वो नियम क्या क्या थे, एक था अपना केसीएल नियम, क्या था, केसीएल नियम। दूसरा क्या था, केवीएल नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं किरचॉफ करेंट लॉ, किरचॉफ करेंट लॉ। इसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो एक केसीएल नियम था, तो केसीएल नियम जो है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, और केवीएल नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। देखो बताया क्या था केसीएल नियम में वैज्ञानिक किरचॉफ ने, जैसे अपन एक संधि बना लो, संधि मतलब जंक्शन, ये एक संधि बना ली अपन ने, ये धारा बना दी I1, ये I2, ये I3,
ये I4, ये I5 और ये I6। यानी देखो कोई ये अपन ने संधि बना ली है, ये संधि, संधि का मतलब होता है जंक्शन। तो देखो I1 धारा आ रही है संधि पे, I2 धारा संधि से बाहर जा रही है, I3 आ रही है, I4 आ रही है और I5 बाहर जा रही है, I6 आ रही है। ये चित्र में ये एरो आप कैसे भी लगा सकते हो, चाहे अंदर की साइड हाथ लगा लो, चाहे बाहर की साइड की लगा लो, अपने मन से कैसे भी। ऐसा नहीं कि मैंने जो लगाया उस वही नकल करना है आपको। चाहे धारा को आता हुआ लगा लो, चाहे धारा को संधि से जाता हुआ लगा लो। बस मैं एक ट्रिक बताऊँगा, उसके हिसाब से लिखना पड़ता है हमें। बाद बाकी धारा की दिशा आप कैसे भी लगा सकते हो, चाहे आप अंदर की साइड आने वाली, चाहे बाहर की साइड जाने वाली। तो केसीएल नियम में वैज्ञानिक किरचॉफ ने ऐसा बताया था कि यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम के अनुसार किसी संधि पर, इस नियम के अनुसार किसी संधि पर आने वाली, संधि पर आने वाली और संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं का योग शून्य होता है। यानी एक से अधिक संख्याओं को जोड़ने के लिए हमेशा सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं। किसको जोड़ रहे हैं? धाराओं को। तो सिग्मा I बराबर 0। तो मैंने क्या बताया, यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इस नियम के अनुसार किसी संधि पर आने वाली और संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं का योग शून्य होता है, यानी सिग्मा I बराबर 0। वैज्ञानिक किरचॉफ ने एक चीज़ और भी बताई कि जो धारा हमारी संधि पर आती है वह धारा धनात्मक होती है, और जो धारा संधि से निकल के जाती है या संधि से दूर जाती है वो धारा हमारी ऋणात्मक होती है। अब इसके हिसाब से हम जैसे लिखेंगे तो देखो I1 धारा हमारी संधि पर आ रही है तो I1 किसकी रहेगी? प्लस की। I2 देखो संधि से निकल के जा रही है तो ये किसकी रहेगी? माइनस की। I3 देखो संधि पर आ रही है तो ये किसकी रहेगी? प्लस की। I4 देखो संधि पर आ रही है तो किसकी रहेगी? ये प्लस की। और I5 देखो संधि से निकल के जा रही है तो किसकी रहेगी? ये माइनस की। I5 और I6 देखो संधि पर आ रही है तो किसकी रहेगी? ये प्लस की रहेगी। बराबर में क्या चल रहा है? 0। तो मैंने क्या कहा कि सभी धाराओं का योग क्या होता है? शून्य। और वैज्ञानिक किरचॉफ ने कहा कि जो धारा संधि पर आती है वह धारा धनात्मक होती है, जो धारा संधि से दूर जाती है, निकल कर जाती है, वह धारा ऋणात्मक होती है। समझ में आ गया बेटा? सिंपल सा था केसीएल का नियम कि यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है। यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम के अनुसार किसी संधि पर आने वाली और संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं का योग शून्य होता है। और किरचॉफ ने बताया जो धारा संधि पर आती है वह धारा धनात्मक होती है, जो धारा संधि से दूर जाती है वह धारा ऋणात्मक होती है। एरो आप कैसे भी बेटा बना सकते हो, फिर एरो के हिसाब से यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। मेरा एरो जो अंदर आ रहा था वो मैंने प्लस का करके लिखा है, जो एरो बाहर जा रहा था वो मैंने माइनस का करके लिखा हुआ है बेटा, है ना। तो उसी प्रकार से आप अपना लिख देना, जैसे एरो बनाओ वैसे। केवीएल नियम क्या होता है? ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें देखेंगे बेटा केवीएल नियम हमेशा बंद परिपथ पर लागू होता है। ये मैंने बंद परिपथ बना दिया, बंद परिपथ पर लागू होता है। प्लस माइनस E1, प्लस माइनस E1। ये सेल या बैटरी लगी हुई हैं, ये प्रतिरोध लगा दिया मैंने R1, ये प्रतिरोध लगा दिया मैंने R2। ये धारा जाएगी I1, यहाँ से धारा जाएगी I2। देखो धारा यहाँ पे आके ऐसे टकराएंगी बेटा, तो लिखेंगे यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और यह नियम बंद परिपथ पर अप्लाई होता है। किस पर? बंद परिपथ पर अप्लाई होता है, खुले परिपथ पर नहीं होता, केवल बंद परिपथ पर अप्लाई होता है। इस नियम के अनुसार देखो ऐसा करके लिखेंगे इसमें, इस नियम के अनुसार धारा मतलब I, ये धारा R क्या है? प्रतिरोध। धारा और प्रतिरोध के गुणनफल तो गुणा लगा दिए इनटू, गुणनफल का योग तो सिग्मा लगा दिए जोड़ने के लिए। गुणनफल का योग कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल को ई से नोट करते हैं। अब कुल विद्युत वाहक बल तो वो भी जोड़ेंगे बेटा, तो इसको सिग्मा ई लिख सकते हैं। तो यह नियम बंद परिपथ पर अप्लाई होता है, लागू होता है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम के अनुसार
धारा मतलब आई, प्रतिरोध, तो धारा और प्रतिरोध इंटू लगाए तो गुणनफल, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल सिग्मा का मतलब योग, तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कुल चीज़ें कैसे निकालते हैं, जोड़ की तो निकालते हैं, तो अपने सिग्मा लगा दिया, कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। बात बेटा समझ में आ रही है, सिंपल सा था। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह नियम बंद परिपथ पर लागू होता है। इस नियम के अनुसार धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। बात बेटा समझ में आ रही है। मेरा आज का वीडियो बेटा आप लोगों को पसंद आया, मैंने बड़े प्यार से आपको सभी थ्योरिकल क्वेश्चन समझा, याद करवाए। और सबसे अच्छी बात बेटा आपके हित में ये है, मैं जो भी आंसर आपको समझा रहा हूँ कभी मेरी नोट्स खोलकर देखना, आपको जो लैंग्वेज मैं समझाता हूँ बेटा वही डिटो लैंग्वेज मेरी नोट्सों के अंदर लिखी होती है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है आप लोगों के लिए मेरे चैनल से पढ़ने से। बेटा मेरे चैनल से जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन्हें मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि जो भाषा मैं बोर्ड पर आपको समझाता हूँ वही सेम टू सेम भाषा मेरी नोट्सों के अंदर लिखी होती है, तो बच्चे को नोट्स रटना नहीं पड़ते और बिल्कुल भी याद नहीं करना पड़ती है। बिल्कुल खेल खेल में मैं उनको फिजिक्स सिखा रहा हूँ बेटा, जैसा नोट्स में लिखा वैसे मैं बोर्ड पर उनको सिखा रहा हूँ। तो बेटा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके बताया कीजिए बेटा मेरे को, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को बेटा। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आऊँगा आपके लिए, तब तक के लिए ओके, थैंक्स।